हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी कैश वर्सेस एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं हम कैश वर्सेस एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जैसा कि अब सबसे पहले हमारा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो उसके नाम में ही एक्सप्लेनेशन आ रही है कैश बेसिस, मतलब आपको अकाउंटिंग किसके तरीके से करनी है, कैश के बेसिस पे। मतलब जब भी आपको कोई कैश में रिसीट हो या कोई कैश में पेमेंट हो तभी आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तभी आपको उसको रिकॉर्ड करना है। अदरवाइज आपको बुक्स में उसकी एंट्री नहीं करनी है, ड्यू बेसिस पे आपको नहीं करना है। जब तक आपको कोई चीज रिसीव ना हो, जब तक आप पेमेंट ना करें, तब तक आपको उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो वो हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहलाएगा। तो जैसे भी लिखा है, अंडर दिस एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जब कैश रिसीव होगा और पेड होगा तभी रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड नॉट व्हेन द रिसीप्ट और बिकम ड्यू। तो जब रिसीट हो या पेमेंट ड्यू हो, ड्यू बेसिस पे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, ओनली कैश के बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम कह रहे हैं कि सैलरी जो है 7,000 है जनवरी मंथ की, जिसको हम पे कब करेंगे, फरवरी में पे करेंगे। तो जो ड्यू तो जनवरी में हो गई लेकिन पेमेंट फरवरी में होगी। तो अगर हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो आप जनवरी में इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। एक्चुअल पेमेंट कब होगी, फरवरी मंथ में होगी। तो हम सैलरी को जो बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे, फरवरी मंथ में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड होता है, इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। सिंपल जब कैश रिसीव हो और पेमेंट हो उसके बेसिस पे आपको रिकॉर्ड करना है। तो अब इसके कुछ फायदे हैं इस मेथड के, कुछ नुकसान है। तो फायदे क्या है, सबसे पहले तो बहुत इजी मेथड है, सिंपल मेथड है, इट इज सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कोई भी हमें एडजस्टमेंट्स वगैरह करनी नहीं पड़ती और ज्यादा नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज फ्यू एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो बहुत एस्टिमेशन, बहुत कम नॉलेज हमें चाहिए इसको करने के लिए। इस टाइप की जो अकाउंटिंग है नॉर्मली उस बिजनेस में सूट करती है जिसमें मैक्सिमम जो वर्क है वो कैश के बेसिस पे होता है, जिसमें कैश ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है। उस टाइप के बिजनेस में ये मेथड फॉलो किया जाता है। अदरवाइज ये वाला मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर मेथड ये फॉलो नहीं किया जाता। नुकसान क्या है इस मेथड के, इससे जो आपके बिजनेस की करेक्ट पिक्चर है कि बिजनेस में करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कितना है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्योंकि जो आपने कुछ सेल किया, कुछ परचेज किया है, कोई चीज पेंडिंग है, क्रेडिट में सेल करी, तो उसका इसमें रिकॉर्ड होगा ही नहीं। तो जिससे हमें पता नहीं चल पाएगा कि एक्यूरेट ट्रांजेक्शन क्या 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 हुई है, और एक्यूरेट अकाउंटिंग या अकाउंटिंग प्रॉपर रिकॉर्ड बने ही नहीं है हमारे, तो उसमें प्रॉपर प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, तो वो आप एस्टिमेट नहीं कर पाओगे एक्चुअल करेक्टली। दूसरा डिसएडवांटेज है मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। मैचिंग प्रिंसिपल में मतलब कि जो आपके रेवेन्यू को अर्न करने के लिए एक्सपेंसेस हुए हैं वो मैचिंग नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हमने कैश बेसिस को फॉलो किया है। तो जब रेवेन्यू जो कैश में रिसीव होगी तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे, और पेमेंट जब एक्सपेंस कैश में होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। तो उससे हम मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते इस केस में, तो जिससे इनकम को कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम इसमें जो है अपनी इनकम को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और तीसरा डिसएडवांटेज, हम इसके अंदर जो है एक्सपेंसेस को या आइटम्स को जो है कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में सेग्रीगेट नहीं करते हैं, एंड देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ द 2 years। इसके बेसिस पे अब एक छोटा सा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 Ram had cash sale of rupees 1 lakh and credit sale of rupees 1,50,000. His expenses for the year were rupees 1,20,000, out of which only 70,000 is paid. तो हमें फाइंड आउट करनी है राम की इनकम अकॉर्डिंग टू द कैश बेसिस सिस्टम। तो कैश बेसिस सिस्टम के अकॉर्डिंग जितना भी कैश रिसीव हुआ है और जितनी भी कैश में पेमेंट हुई है सिर्फ वही कंसिडर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो कैश सेल है 1 लाख की और जो क्रेडिट सेल है 150। तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग जो क्रेडिट सेल है, उधार वाली सेल जो है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। जो सिर्फ कैश में सेल हुई है, मतलब जो आपने सेल करी उसके बदले आपको कैश मिल गया, सिर्फ वही हम रिसीव रिकॉर्ड करेंगे। तो 1 लाख की कैश सेल हुई। ऐसे जो हमारे एक्सपेंस थे टोटल 1,20,000 के थे, जिसमें से अभी हमने पेमेंट कितनी करी है, सिर्फ 70,000 की। तो जो आप एक्सपेंस को कंसिडर करोगे ओनली कितना करेंगे, 70,000 कंसिडर करेंगे।
तो 1 लाख की रिसीट में से 70,000 के एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमारी इनकम कितनी आएगी, राम की इनकम कितनी आएगी कैश बेसिस के अकॉर्डिंग 30,000 रुपीज आएगी। ऐसे दूसरा मेथड है हमारा एक्यूरल मेथड। तो ये ज्यादा यूज होने वाला मेथड है, प्रॉपर जो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देता है, और मैक्सिमम जो फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग में ये एक्यूरल बेसिस से फॉलो किया जाता है। तो एक्यूरल बेसिस के अंदर क्या करें, अंडर दिस मेथड रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन व्हिच दे अकर रादर देन व्हेन दे आर पेड। मतलब अब इस मेथड के अंदर पेमेंट से आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है, वो ट्रांजैक्शन चाहे आपने क्रेडिट में करी हो चाहे कैश में करी हो, तो जिस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन अकर होगी उसको उसी टाइम पे हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे वो कैश उसका फ्यूचर में रिसीव हो चाहे पहले एडवांस रिसीव हो जाए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जो ट्रांजैक्शन जिस प्लेस पे जिस टाइम पे अकर हुई है उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, वो मेथड हमारा एक्यूरल मेथड कहलाता है। इट मींस इट रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन if taken into the books when they are earned rather than in which paid in which cash is actually received। तो जब अर्न कर ली जाती है कोई चीज, अगर एक्सपेंस हो जाती है तो अभी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, एक्चुअल में रिसीव और पेड से इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है, मोस्ट यूजेबल मेथड है, जिससे में करेक्ट हमारे करेक्ट रिजल्ट फाइंड आउट होते हैं। और मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज के अंदर मेथड फॉलो किया जाता है यही फॉलो किया जाता है एक्चुअल बेसिस। तो अब इसके भी कुछ फायदे और नुकसान है। तो फायदे क्या है, कह रहा है इट इज मोर साइंटिफिक कंपेयर टू कैश बेसिस, और मोस्टली जो है यही प्रिफर किया जाता है अकाउंटेंट से। इस मेथड के अकॉर्डिंग कह रहा है दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शोज अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो उसमें सारी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में होती हैं, and it takes into account of the effect of all the transaction related to the period as well as all the adjustment like outstanding expense, advance expense, accrued income and advance income। तो इसमें सारी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। तो उसको करने के लिए थोड़ी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, और इससे हमारा जो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट होता है और करेक्ट पिक्चर पता चलती है बिजनेस की। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट होते हैं, दिस बेसिस डिस्क्लोज करेक्ट प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड एंड आल्सो exhibit true financial position of the business। ऐसे ही कुछ फायदे हैं, थोड़ा लेंथी मेथड होता है, टफ मेथड होता है, इजीली इसको हम नहीं कर सकते हैं, ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है, और क्विकली हम इससे प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कोई चीज फाइंड आउट नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती है। तो वो कह रहा है दिस मेथड इज नॉट ए सिंपल मेथड, द अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलेबरेट and quick appraisal of the profit and loss is not possible because many adjustments are required to ascertain the true financial position of the business। तो उसमें काफी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, इसीलिए इंस्टेंटली इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर या फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन नहीं कर सकते, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसके बेसिस पे एक्चुअल के बेसिस पे सेम क्वेश्चन है जो हमने कैश बेसिस में किया था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, एक्चुअल बेसिस के अकॉर्डिंग करना है। तो अब एक्चुअल बेसिस के अंदर हमें क्या करना है, अब आपको कैश से कोई मतलब नहीं है, जो ट्रांजैक्शन आपकी हुई है पूरी रिकॉर्ड की जाएगी। तो अब जैसे हमने कह रहा है कि 1 लाख की कैश सेल करी और 1,50,000 की क्रेडिट सेल करी, तो अब इस केस में दोनों को हम कंसिडर करेंगे। तो टोटल जो हमारी रिसीट है सेल है वो कितनी हो जाएगी, 1 लाख कैश सेल प्लस 1,50,000 क्रेडिट सेल, टोटल मिला के 2,50,000 सेल हो जाएगी। उसमें से जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं 1,20,000 पूरे के पूरे माइनस कर देंगे, पेमेंट से कोई मतलब नहीं है कि कितनी पेमेंट हमने करी। तो इस केस के अकॉर्डिंग एक्रूल मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारी इनकम है वो कितनी आ जाएगी, 1,30,000। ऐसे ही एक एग्जांपल हो रहा है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 राम हैड ए कैश सेल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड क्रेडिट सेल 1,50,000। His expense during the year 1,20,000 out of which only 70,000 is paid। He also received rupees 40,000 as professional fees of previous year। तो पिछले साल के कुछ 40,000 की इनकम थी वो रिसीव हुई है, और कुछ पिछले साल के एक्सपेंसेस थे 20,000 वो हमने पे किए हैं। तो अब मुझे राम की इनकम निकालनी है अकॉर्डिंग टू द कैश बेसिस और एक्रूल बेसिस। तो सबसे पहले देखो हमने कैश बेसिस के अकॉर्डिंग किया, तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग
जो भी कैश रिसीव हुआ है और जो कैश पेमेंट हुई है उसको हम एडजस्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी ईयर की हो। तो सबसे पहले 1920 में देखो कुछ कैश सेल हुई है 1 लाख, तो ये रिसीट हो जाएगी। और कुछ पिछले साल की प्रोफेशनल रिसीट रिसीव हुई है 40 लाख की, 40,000 की, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम 1 लाख प्लस 40,000। इसमें से माइनस करेंगे जो हमने एक्सपेंसेस पेड किए, तो 70,000 तो करेंट में पे किए, और कुछ प्रीवियस ईयर के 20,000 के एक्सपेंस थे वो हमने पे किए, तो उन दोनों को माइनस कर देंगे। तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग हमारी जो इनकम आएगी वो आएगी 50,000। अब एक्चुअल मेथड के अंदर हमें इनकम निकालनी है, तो अब एक्चुअल मेथड में क्या करेंगे, तो एक्चुअल मतलब जिस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन एक्चुअल हुई है सेम टाइम पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जो प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन है वो प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड होगी होंगी। तो अब इसमें प्रीवियस की जो ट्रांजैक्शन है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इनकम कैलकुलेशन में। तो करेंट ईयर की इनकम है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 1 लाख कैश सेल प्लस 1,50,000 ट्रेड सेल, तो टोटल 2,50,000 हो जाएगा। माइनस करंट ईयर के टोटल एक्सपेंस कितने हैं, 1,20,000, तो उसको माइनस करेंगे तो नेट इनकम हमारी कितनी आ जाएगी, 1,30,000। जो मोस्ट चैप्टर में इसमें इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है, कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस के बीच में डिफरेंस। तो जो अभी तक हमने पढ़ा वही सब हम डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे सबसे पहला जो बेसिस है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो जो कैश बेसिस है उसके अंदर ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, बट जो एक्चुअल बेसिस में सारी ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो कैश वाली हो चाहे क्रेडिट वाली हो। जो हमारी एडजस्टमेंट होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पेड एक्सपेंस वगैरह की, तो कैश बेसिस में ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती, बट एक्चुअल में सारी एडजस्टमेंट की जाती है। जो हम बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, तो जो एक्चुअल मेथड होता है उसमें हमारी करेक्ट पिक्चर पता चलती है, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट होता है। कैश बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सर्टेन नहीं हो पाता। अगला बेसिस हमारा टेक्निकल नॉलेज, तो एक्चुअल बेसिस ज्यादा वास्ट है, ज्यादा यूजेबल है, ज्यादा एडजस्टमेंट है इसमें, तो इसको करने के लिए टेक्निकल नॉलेज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है एक्चुअल बेसिस में एज कंपेयर टू कैश बेसिस। लीगल पोजीशन, तो लीगल पोजीशन मतलब लॉ के अंदर जो रिकॉग्नाइज्ड मेथड है, तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो जो कंपनीज के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है एक्चुअल बेसिस यूज किया जाता है, कैश बेसिस रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, एक्सेप्टेबल। तो करेक्ट पिक्चर जो है एक्चुअल बेसिस देता है बिजनेस की, तो ज्यादा रिलायबल मेथड भी एक्चुअल बेसिस है, तो इसीलिए ज्यादा एक्सेप्टेबल मेथड जो है वो एक्चुअल बेसिस है एज कंपेयर टू कैश बेसिस। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद, तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल बेसिस के अकॉर्डिंग पता चलती है मुझे, तो ज्यादा रिलायबल मेथड आपका एक्चुअल बेसिस है, वो अलग कम रिलायबल है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं सुटेबिलिटी, तो कौन सा मेथड किसको सुटेबल करता है, ऐसा बिजनेस जिसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन कैश बिजनेस, कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें कैश का ही लेन देन होता है मोस्टली, तो ऐसे बिजनेस में कैश बेसिस सूट करता है। अदरवाइज जो है, जो बड़े वास्ट नेचर के कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, तो हर जगह एक्चुअल बेसिस यूज किया जाता है। तो ये हमारा डिफरेंसेस है कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस। तो आपको अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।